टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। वेरिएशन के मैंने दो प्रैक्टिस सेट पूरे खत्म करा दिए, प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड 7.2। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में प्लेलिस्ट का एक लिंक आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैंने वेरिएशन के पहले आपको पार्ट 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 पूरा करा दिया है। 7 में भी 7.1 एंड 7.2 खत्म हो गया है, बस प्रैक्टिस सेट 7.3 बचा है जिसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक में ये प्रैक्टिस सेट शुरू होने के पहले इतने से पैराग्राफ में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है टाइम वर्क स्पीड क्या होता है और वो कौन से टाइप का वेरिएशन होता है। अब ये टाइम वर्क स्पीड कौन से टाइप का वेरिएशन होता है समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा वेरिएशन कब आता है। इतने से में नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको बताऊंगा डिटेल में कि टाइम वर्क स्पीड में कौन सा वेरिएशन कब आता है। ठीक है, चलो तो पहले वो समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं टाइम और स्पीड का रिलेशन। ठीक है, लेट्स से आप आपके स्कूल जाते हो और आप स्कूल बस से जाते हो। अब अगर स्कूल बस वाले जो ड्राइवर अंकल है वो एकदम स्पीड में चलाएंगे अपनी गाड़ी तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में कि स्कूल कम टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा ना। तो लेट्स से अगर मैं स्पीड को s से डिनोट करता हूं और टाइम को t से डिनोट करता हूं, ठीक है, पूरा स्पीड और पूरा टाइम लिखने में बहुत टाइम जाएगा ना। तो अगर ड्राइवर अंकल बहुत तेजी से चलाते हैं, स्पीड चलाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ा देते हैं वो, तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? टाइम कम लगेगा ना। अगर स्पीड में जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने स्पीड को, लेट्स से फिर से मैं लिखता हूं स्पीड और टाइम, लेट्स से वो बहुत स्लो चला रहे हैं, हो सकता है ट्रैफिक है, हो सकता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और स्पीड बहुत कम हो गई है रोज से। अगर स्पीड कम हो गई तो स्कूल पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो आप देखो यहां पे जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ये कौन से टाइप का वेरिएशन होता है? इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो ये जो टाइम और स्पीड का रिलेशन है ना, ये हमेशा इनवर्स वेरिएशन में होता है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है हमको तो भी हम पढ़ के क्लियरली समझ सकते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन का केस है। स्पीड और टाइम, अगर मैं उनके बीच का रिश्ता लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड और टाइम का रिश्ता ऐसा होगा, इनवर्स वेरिएशन का होगा। ठीक है, समझ में आया ना। इनवर्स अगर मुझे एस और टी के बीच में लिखना है तो ऐसे ही आएगा ना, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, चलो अब वर्क का देखते हैं, वर्क का रिलेशन क्या होता है। अब वर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन है बहुत सिंपल। वर्क का मतलब आप समझ लो काम, ठीक है, आप जो भी काम करते हो वही ये वर्क है। अब लेट्स से आप लोग क्लास में 10 बच्चे हैं और टीचर ने बोला 10 बच्चे मिलके पूरा स्कूल आपको साफ करना है। ठीक है, तो मैं लेट्स से लेता हूं स्टूडेंट्स S और जो भी पूरा काम खत्म करने में नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं, कुछ घंटे लगेंगे ना, तो n, हो सकता है दिन भी लगे लेकिन नंबर ऑफ डेज ले लो। तो कुछ बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनको कुछ दिन लगेंगे साफ करने को। टीचर बोलती है अरे 10 बच्चों को टाइम लग रहा है ना काम करने में, लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 बच्चों की जगह पे टीचर बोलती है और 20 लोग इनको हेल्प करो, टोटल 30 लोग हो जाओ और हेल्प करो। तो साफ करने में कम टाइम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? सब लोग इक्वल अमाउंट ऑफ काम करेंगे तो साफ करने में और कम टाइम लगेगा ना। नंबर ऑफ डेज जो है, ये S जो है वो स्टूडेंट्स है और ये N जो है ये नंबर ऑफ डेज, आवर्स, जो भी लग रहा है साफ करने को वो है। ठीक है, तो अगर मैं S बढ़ा दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दूं, तो ये जो टाइम लग रहा है मुझे साफ करने में N, वो कम हो जाएगा ना। अगर पहले 10 बच्चे थे और 5 घंटे लग रहे थे पूरा स्कूल साफ करने में, अगर मैं बच्चे बढ़ा के 50 कर देता हूं तो हो सकता है मुझे 2 घंटे ही लगे साफ करने में। तो बच्चे बढ़े तो घंटे कम हो गए ना साफ करने के लिए। वैसे ही अगर 10 बच्चों को 5 घंटे लग रहे थे और आपने 10 में से बोला अरे 2 ही बच्चे मिलके पूरा स्कूल साफ करो, तो पहले जो भी टाइम लग रहा था उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। तो जब भी वर्क की बात आती है ना, तो अगर आप नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हो केस में वो बढ़ा दोगे तो वर्क खत्म करने को कम टाइम लगेगा।
अगर आप वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ लेबरर्स कम कर दोगे तो काम खत्म करने को ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जब भी ऐसा उल्टा रिलेशन हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। आया समझ में? तो वर्क का जो रिलेशन होता है नंबर ऑफ पीपल वर्किंग के साथ, वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। मतलब उसमें स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको बताना है कि इनवर्स है कि नहीं, और क्या है वो नहीं बताना। अगर इनवर्स है तो बताना है कि इनवर्स है। अभी ये ना नॉर्मली लोग है ना वन वर्ड आंसर लिख के छोड़ देते हैं। मैं वन वर्ड आंसर नहीं लिखाऊंगा, भले ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ गए ना तो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ये बेसिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, मतलब नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ जॉब, एक काम कर रहे हैं, एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब, मतलब लोग कितने हैं और उनको खत्म करने में टाइम कितना लग रहा है। ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको नाम दे दिया स्मॉल n, एंड जो टाइम टेकन है वो कंप्लीट करने के लिए जॉब, उसको नाम दे दिया t। ठीक है, अब उसने पूछा है ये इनवर्स है कि नहीं। अब मुझे बताओ, जब नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब बढ़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यार व्हेन n विल इंक्रीज, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे तो जॉब खत्म करने को कम टाइम लगेगा ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे स्कूल के क्लासरूम को क्लीन करने के या स्कूल क्लीन करने के लिए, तो कम टाइम लगेगा ना साफ करने को स्कूल। अगर 10 बच्चे क्लीन करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे, अगर 20 बच्चे करेंगे तो हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, अगर 50 बच्चे करेंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, 100 बच्चे मिलकर पूरा स्कूल साफ करेंगे तो हो सकता है 10 मिनट में साफ हो जाए, है ना। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बच्चे बढ़ाते जाएंगे आपको टाइम कम लगेगा, वैसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम आपको कम लगेगा। एंड अगर नंबर ऑफ बच्चे कम किए तो टाइम तो बढ़ेगा। ये इसका मतलब इंक्रीज होता है, इसका मतलब डिक्रीज होता है। मैं लिखूंगा लेकिन अभी सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है ना। ऐसा रिलेशन ना, ये देखो ये ऐसे हो रहा है, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे टी बढ़ेगा, है ना। n कम होगा तो t बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो t कम होगा। तो जब भी ऐसा होता है तो कौन सा वेरिएशन होता है? इनवर्स वेरिएशन। तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूं? तो मैंने यहाँ पे जहां पे अप एरो था उसके जगह पे इंक्रीजेस लिख दिया, जहां पे डाउन एरो था उसके जगह पे डिक्रीज लिख दिया। n अगर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर n डिक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये लोग कौन से वेरिएशन में है? इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि उल्टा है ना। अगर आपको रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर n और t इनवर्स वेरिएशन में है तो मैं उसके बीच में ऐसा लिख सकता हूं ना, देयरफॉर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ऐसा आएगा ना रिश्ता। आया समझ में? आराम से समझो क्या किया है यहाँ पे। इमेजिन करो सिचुएशन आपके स्कूल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। मतलब एक टैंक दिया हुआ है, ठीक है, वो यहां तक भरना चाहिए, उसमें ये लोग पाइप लगा रहे हैं। कितने पाइप लगाए वो, और इस पूरे टैंक को भरने में, जब ये इतने पाइप लगाए तो ये पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैंने 3 पाइप लगाए तो हो सकता है 1 घंटा लगे, 4 पाइप लगाए तो कम टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादा पानी आएगा ना, 5-10 पाइप लगा दिए और कम टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आएगा ना हर एक पाइप में से। सेम साइज के पाइप है, हर एक पाइप में से पानी आएगा तो टाइम कम लगेगा। मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा रहा हूं तो टैंक भरने में कम टाइम लग रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना। तो हम लोग इसको नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज को नाम दे देते हैं P और टाइम टेकन को नाम दे देते हैं T। तो कैसे आ जाएगा रिश्ता? ऐसा लिख सकता हूं ना, let P be the number of pipes of same size to fill a tank and T be the time taken by them to fill the tank। तो मैं क्या बोल सकता हूं? Now या your, when, कुछ भी लिख सकते हो। When P जो पाइप है, नंबर ऑफ पाइप्स जो है, when number of pipes increases
क्या होता है, टी क्या हो जाएगा, टी जो है अपना वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इज ना, बिकॉज ज्यादा पाइप तो ज्यादा पानी, मतलब ज्यादा पानी गिरेगा तो टैंक भरने में कम टाइम लगेगा। टी इज द टाइम टू फिल द टैंक। तो देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, मतलब ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। तो इनके बीच का रिश्ता कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिखो। ऐसे लिख सकता हूं ना कि दे आर इन इनवर्स वेरिएशन, एंड अगर रिश्ता लिखना है मैथमेटिकल टर्म्स में तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। डायरेक्ट होता दोनों, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो रिश्ता कैसे आता, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे आता था ना। इनवर्स में 1 अपॉन आता है। ओके, आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड दिया है पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल। एक तो व्हीकल का स्पेलिंग रॉन्ग है, इधर CLE आएगा, ठीक है। एंड इट्स कॉस्ट, एक गाड़ी की टैंक में कितना पेट्रोल डाला और उसका कितना पैसा लगेगा वो बताना है। तो आपने देखा है ना, पेट्रोल पंप पे एक मीटर होता है, वो मीटर में जैसे जैसे आपने जितना ज्यादा पेट्रोल डाला वो बढ़ेगा, तो जो पैसा है वो भी बढ़ता है ना, क्योंकि आप जितने का पेट्रोल लेंगे, ज्यादा पेट्रोल लेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम पेट्रोल लेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये तो एकदम ही सिंपल है। अगर मैं पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक को P बोलता हूं और कॉस्ट को C बोलता हूं तो क्या आएगा रिश्ता। वीडियो पॉज करो और खुद से पूरा सोल्यूशन लिखो। कैसे लिखोगे थर्ड का आंसर, और इनवर्स वेरिएशन आएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन आएगा, जल्दी से बताओ। जिन लोगों ने खुद से किया एक बार कंफर्म कर लो। ये हो सकता है आपने सेम नहीं लिखा हो, ठीक है, आपने थोड़ा डिटेल में बी द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन द टैंक ऐसा लिखा हो तो भी चलेगा, लेकिन इतना समझ में आ गया ना, नाम भी अलग दोगे तो भी चलेगा। आपने पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक को K दिया है, ये C को कॉस्ट को T दिया है तो भी चलेगा, लेकिन रिश्ता कैसे आएगा देखो। जब पेट्रोल इंक्रीज होगा तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। P क्या है, जितना पेट्रोल आपने टैंक में डाला, एंड C कितना पैसा देना पड़ा आपको पेट्रोल पंप पे। ओके, वीडियो पॉज करो, चेक कर लो आपने सेम किया है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ वाला दिया है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। सर्कल और रेडियस पता है ना। अभी यहां पे लेट्स से मैं जो ये एरिया ऑफ सर्कल है ना, इसको A बोलता हूं और ये रेडियस को R बोलता हूं, ठीक है। तो आप बताओ, जब रेडियस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ सर्कल बढ़ेगा ना, क्योंकि लेट्स से रेडियस इतना सा है तो सर्कल ऐसा बनेगा। अगर रेडियस बड़ा है तो सर्कल ऐसे बनेगा, बड़ा वाला। तो इसका एरिया इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है, बिकॉज अगर रेडियस बड़ा है तो सर्कल तो बड़ा ही बनेगा, और जितना बड़ा सर्कल बनेगा उतना ज्यादा बड़ा एरिया होगा। रेडियस बढ़ने से एरिया बढ़ेगा ही ना। मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूं रेडियस के, देखो कैसा आएगा। देखो यहां पे ये जो छोटा सा लाइन है ये रेडियस है, और ये पूरा जो है वो एरिया है। रेडियस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, देखो ये वाले केस में, तो एरिया भी बढ़ गया, और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो एरिया और बढ़ गया। तो रेडियस बढ़ते जा रहा है तो एरिया भी बढ़ते जा रहा है, मतलब ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को A लिखता हूं और रेडियस को R लिखता हूं तो मैं बोल सकता हूं व्हेन R इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखूंगा ना, लेट A बी द एरिया ऑफ सर्कल एंड R बी द रेडियस ऑफ सर्कल। जब एरिया बढ़ेगा, देखो एरिया बढ़ रहा है, यहां पे छोटा था, इससे और बड़ा हुआ, इससे और बड़ा हुआ, तो रेडियस भी बढ़ रहा है ना, दोनों तरफ काम करता है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेडियस बड़ा ही आएगा ना। तो आई कैन से व्हेन एरिया इंक्रीजेस रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीजेस है। देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। वैसे अगर एरिया कम होगा तो रेडियस भी कम होते जाएगा। देखो इस तरफ से देखो, पहले एरिया इतना था तो रेडियस इतना बड़ा था, फिर और छोटा हुआ तो रेडियस और छोटा हो गया, एरिया और छोटा हुआ तो रेडियस उससे और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे A डिक्रीज होगा तो R भी डिक्रीज होगा, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। लिखेंगे कैसे, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आ गया समझ में। तो इसमें फर्स्ट 2 जो एग्जांपल्स थे वो इनवर्स वेरिएशंस के थे, लास्ट 2 डायरेक्ट वेरिएशंस के थे।
सुपरफास्ट एअरटेल एक्स्ट्रीम फायबर तुमच्या नव्या स्मार्ट टीव्हीला देईल एंटरटेनमेंट जोरदार नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल्स थे वो इनवर्स वेरिएशंस के थे, लास्ट टू डायरेक्ट वेरिएशंस के थे। डन? आ गया समझ में? कॉपी कर लो नोटबुक में फटाफट से। ये फिगर नहीं बनाना है, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया। फिगर इरेज कर सकते हो। ओके, सॉल्यूशन इतना सही है। डन? सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। ये 15 लोगों को एक काम दिया है, एक वॉल बनानी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल बनानी है उनको, तो उनको 48 आवर्स लग रहे हैं। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो अगर ये वॉल 30 आवर्स में बनानी है, मतलब पहले 48 लग रहा था 15 लोगों के साथ, अभी अगर आपको 30 आवर्स में बनानी है तो और ज्यादा लोग लगेंगे ना, क्योंकि हर एक वर्कर इक्वल काम करेगा, तो ज्यादा वर्कर बढ़ाएंगे तो ही कम होगा ना टाइम। 48 से आपको 30 लेके आना है, मतलब वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। कौन सा वेरिएशन है ये? इनवर्स वेरिएशन है। वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम कम होते जाएगा। तो हम लोगों को इनवर्स वेरिएशन हो तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया है डायरेक्टली के डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था ना वर्कर वाला, कि वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम जो है काम खत्म करने में कम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों को पहले नाम दे देते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या नाम देंगे? ये नाम दे दिया, लेट n बी द नंबर ऑफ वर्कर्स बिल्डिंग द वॉल एंड t बी द टाइम टेकन बाय देम टू बिल्ड द वॉल। मतलब वॉल बनाने को उनको टोटल t टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता है कि जब n बढ़ेगा तो t कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसका पहले रिश्ता लिख देंगे कि इनवर्स वेरिएशन है। क्यों इनवर्स वेरिएशन है? बिकॉज व्हेन n इंक्रीजेस t डिक्रीजेस, therefore they are in inverse variation। तो ऐसे बोल सकता हूं ना, we know that when n increases, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे t डिक्रीज होते जाएगा, टाइम जो उनको लगेगा काम करने में कम होते जाएगा, and hence they are in inverse variation। फिर इसका रिश्ता कैसे लिखेंगे? इनवर्स वेरिएशन है मतलब therefore n is inversely proportional to t। अब ये रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। क्या आ जाएगा? मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं therefore n, अब ये जो है इसके जगह पे मैं लिखूंगा इक्वल टू के, और नीचे जो अपॉन टी है वो ऐसे का ऐसा ही आ गया। लेकिन ये के हमने लिखा है तो के हमको बताना पड़ेगा क्या है। क्या है के? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये के जगह पे कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या? मतलब मेरा नाम कशिश है तो मैं के यूज करूंगा, मेरा नाम योगेश है तो मैं वाई यूज करूंगा, ऐसे नहीं है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जनरली आप के से डिनोट करते हैं। क्यों फालतू में एक नया लेटर यूज करके दूसरों को कंफ्यूज करना है? टीचर पढ़ेगी तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी, है ना? तो जनरली के ही लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन मत लो, के ही लो, ठीक है? उसको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को हमेशा के लो। तो यहाँ पे बाजू में लिख दो वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिख दिया वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर n, ये जो t है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो n मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू k। ये हम लोग को एक मस्त वाला इक्वेशन मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 15 वर्कर्स बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। मतलब n, ये n है ना, ये जो 15 वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये n है। जब n की वैल्यू 15 है तो ये 48 आवर्स लग रहे हैं। टाइम t है ना, ये देखो यहाँ पे t बी द टाइम टेकन बाय देम। तो व्हेन n इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 48, ये तो दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज यूज करके दोनों हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? नीचे ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट 15 वर्कर्स बिल्ड द वॉल इन 48 आवर्स। देखो 15 वर्कर्स 48 आवर्स, और 15 वर्कर्स क्या है अपने 15, देखो मैं बोल सकता हूं n इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 48, ठीक है? तो ये therefore के बाजू में when लिख देते हैं ना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो चलो लिख देते हैं when, therefore when n is equal to 15, t is equal to 48। तो ये वाला इक्वेशन फिर से कॉपी करेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। therefore नहीं, उसके जगह पे लिखेंगे now। ये हमको पता है n मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू के, देखो दिया है, बट n के जगह पे 15 डालेंगे, t के जगह पे 48, तो क्या मिलेगा? therefore 15 multiplied by 48 is equal to k। therefore 48 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 48 15 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 12, 15 4 60 प्लस 12 72, तो 720।
तो यहाँ पे आ गया 720 इज इक्वल टू के, ये आ गया के का वैल्यू। ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 720। तो आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू 720। क्या है ये? इट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। कंफ्यूज मत हो देख के, ये हम लोग दो प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं। जो भी वैल्यूज दिया है वो यूज करके के का वैल्यू निकाला, फिर के का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मिल गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब उसने क्या बोला है? वो बोल रहा है हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। 30 आवर्स क्या है? 30 आवर्स जो है वो है टाइम। वो पूछ रहा है अगर t का वैल्यू 30 है तो n का वैल्यू क्या आएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए ना, हाउ मेनी वर्कर्स मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स। तो t का वैल्यू 30 दिया हुआ है, n का वैल्यू फाइंड करना है। इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये गुरु मंत्र है, इसमें से हम कुछ भी निकाल सकते हैं n और t का वैल्यू। तो ये पूछा है उसने when t इक्वल टू 30 n का वैल्यू क्या है। तो ये इक्वेशन जो है हम लोग फिर से कॉपी करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख दिया, यहाँ पे भी फिर से लिखेंगे नाउ n मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू 720। ये पता है, t के जगह पे 30 डाल देंगे, n का वैल्यू पता नहीं है तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? n ऐसे लिखा, t के जगह पे 30 इज इक्वल टू 720। अब मुझे n का वैल्यू चाहिए तो ये 30 को यहाँ से भगाओ, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 720 और नीचे क्या आ जाएगा? 30। कट करके देखो, 0 के साथ 0 कट, 3 1s are, ये आ जाएगा 3 2s are 6, 1 रिमाइंडर आ जाएगा 12, 3 4s are 12। देयरफॉर मुझे n का वैल्यू मिल गया 24। मतलब जब t इक्वल टू 30 है, मतलब 30 आवर्स में मुझे वॉल खड़ी करनी है तो मुझे 24 वर्कर्स लगेंगे, ठीक है। यही है फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर नीचे कैसे लिख देंगे? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, 24 workers will be required to build the wall in 30 hours. How many workers will be required पूछा था? 24 workers will be required to do the same work. Same work क्या था? Work था building a wall. तो to build a wall in 30 hours. आया समझ में? वीडियो पॉज करो, अच्छे से प्रॉब्लम समझो, फिर अपने नोटबुक में खुद से सॉल्व करो। ये रफ वर्क दिया हुआ है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, खुद से करना सॉल्व। आ गया समझ में? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट 7.3 का लेक्चर 1 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आप लोगों को पहले टाइम, वर्क, स्पीड का थ्योरी समझाया कि कैसे वो लोग इनवर्स वेरिएशन में होते हैं या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में जो भी रिलेशंस थे वो समझाए। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराया, हर एक क्वेश्चन में रीजन लिखे कि क्यों वो इनवर्स वेरिएशन है या फिर क्यों वो डायरेक्ट वेरिएशन है। एंड फिर सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जो बहुत ही ईजी था, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से किया था तो हमको समझ में आया था कि इनवर्स वेरिएशन होता है। इसमें भी इनवर्स वेरिएशन था ना सेकंड में। तो हमारे पहले 2 क्वेश्चंस खत्म हो गए लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 7.3 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो यार, कर दो सब्सक्राइब। इतने अच्छे से डिटेल में कोई आपको कोई प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन देने नहीं वाला, सब ऊपर